जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न होंगे जिनको आज हम इस क्लास में हल करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। पहला प्रश्न है, दंत विज्ञान का अध्ययन है। तो इन चारों में से जो दंत विज्ञान का अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। क्या कहेंगे आप? ओडोंटोलॉजी। दूसरा प्रश्न है इसमें कि निम्न में से असत्य युग्म को पहचानिए। तो पहला लिखा है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तो ये बात सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है। दूसरा है रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी होता है, ये बात भी सही है। तीसरा है पक्षियों का अध्ययन क्या है? ऑर्निथोलॉजी। तो ये बात भी क्या है? सही। तो लास्ट वाला बच गया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें? गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस वाले क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है विलियर्ड बैकुलर। इन वैज्ञानिक ने किसको खोजा था? गामा किरण की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर का कार्य है। क्या ये पाचन का काम करता है? नहीं। श्वसन का काम करता है? नहीं। हृदय संबंधी काम करता है? हाँ। सभी तो फिर होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हृदय संबंधित क्रियाओं को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। बेसिकली जो पेस मेकर होता है इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और इसी विद्युतीय चुंबकीय तरंग की वजह से क्या करते हैं, हमारा जो हार्ट होता है वो रन करना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ से उसको क्या मिलती है? पावर मिलती है, और उसी पावर से ये क्या करता है? अपनी प्रोसेस को पूरा आगे बढ़ाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl, जिसे आप बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, पहली बात तो खोपड़ी की हड्डियों को कहा जाता है कपालीय, कपालीय अस्थि, और इसमें जो कुल हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और इनके नाम भी आप इसमें याद कर सकते हैं। फिलहाल में अभी हमें केवल प्रश्न पर गौर करना है कि संख्या कितनी होती है? 8 के बराबर। अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे अपन क्या कहते हैं। तो इसका नाम होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जो पारा वाला एक यंत्र होता है जो कि भुजाओं में लगाया जाता है, कंधे के पास में, ऊपर बाइसेप में, और उसको जब ऐसे ऐसे करके दबाते हैं तो उस यंत्र का नाम क्या होता है? स्फिग्नो मैनोमीटर। आजकल तो डिजिटल आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस का निर्माण किस अंग से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यकृत। यकृत को ही हम क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। इंग्लिश में इसको लीवर कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या होता है। तो बेसिकली उस धातु का नाम क्या है? आयरन। इसे आप क्या कहते हैं? लोहा। और ये किस रूप में होता है? फेरस फॉर्म में होता है, Fe+2 के रूप में होता है। यदि धातु का नाम पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप? आयरन या लोहा। और यदि पूछें कि ये लोहा किस रूप में मिलता है तो इसको बोलते हैं फेरस। तो इस बात को भी आप इसमें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर, जिसे आप क्या बोलते हैं? यकृत। सबसे लार्जेस्ट होती है। ठीक है। अगला है जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। जो लिविंग सेल थी उसको किसने खोजा था। तो इनका नाम है एंटोनी
वॉन ल्यूवेनहॉक, इन वैज्ञानिकों ने कौन सी कोशिका खोजा था? जीवित कोशिका। यदि आपका उत्तर रॉबर्ट हुक है तो रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका को खोजा था, और यहाँ प्रश्न है जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने तो की? तो आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और ये जो कोशिका खोजी गई थी, ये तालाब के पानी में खोजी गई थी, तालाब के पानी में। तो इस बात को भी आप इसमें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसमें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह क्या होना चाहिए? क्या केवल माता के गुणसूत्र से होगा, या केवल पिता के गुणसूत्र से होगा, या फिर दोनों के गुणसूत्र से होगा? बेसिकली जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए माता और पिता दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि किसी एक गुणसूत्र से बच्चे का जन्म नहीं होता है। तो इसमें आंसर आएगा माता और पिता, दोनों के गुणसूत्र जब आपस में मिलते हैं तो उसी से बच्चे के क्या होता है, लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैस या आदर्श गैस है? तो जो हमारी आवर्त सारणी है, मेंडलीफ के द्वारा जो बताई गई है, हमारी जो आवर्त सारणी है उसका जो 18वें नंबर का क्या है, समूह है या कॉलम है 18वें नंबर का, जिसमें कुछ गैसें रखी गई हैं। जैसे मैं गैसों के नाम लिख देता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये जितनी भी मैंने ये गैसें लिखी हैं, ये 18वें समूह में रहती हैं, और इन सभी गैसों को ये अपन क्या बोलते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। और इन सभी गैसों में से ये जो आर्गन गैस होती है, इसी का प्रयोग हम विद्युत बल्ब में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो जो भाप अंगार गैस होती है, यह मुख्य रूप से धुआं और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। धुआं मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस का मतलब होता है H2 गैस। तो इन दोनों को यदि आप जोड़ देते हैं तो कौन सी गैस बन जाती है? भाप अंगार गैस का क्या बन जाता है? मिश्रण बन के तैयार हो जाता है। अगला है, हरित गृह गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें आएगा आपका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड होती है मुख्य रूप से, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और साथ में क्या होती है, मीथेन गैस होती है। तो यदि ऑप्शन में दिए हुए सभी गैसें तो आंसर ऑल होगा। यदि इनमें से कोई एक भी मान आपको यदि ऑप्शन में मिल जाएगा तो ये सभी की सभी गैसें क्या कहलाती हैं? आपकी हरित गृह गैसें कहलाती हैं, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, पॉल्यूटेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? हमारे वायुमंडल का जो तापमान है उसके तापमान में यदि वृद्धि हो रही है तो उसी का नाम क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो जल वाष्प होता है, ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इनके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं वो कौन कौन से हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा क्या आएगा, जल वाष्प। तो इस बात को आप इसमें याद रखिए। अगला प्रश्न है इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक जो बल्ब होता है, विद्युतीय जो बल्ब होता है, उसमें किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो ये जो कांच होता है इसमें कौन सा होता है, फ्लिंट कांच। कौन से वाले कांच का प्रयोग करते हैं ये लोग? फ्लिंट कांच के, जो कि ना तो ज़्यादा मजबूत होता है और ना ही ज़्यादा कमजोर होता है। तो इस बात को आप इसमें याद रखिए। अगला प्रश्न है, ग्रेफीन होता है? तो ग्रेफीन एक प्रकार का जो कार्बन होता है उसका छोटा रूप होता है। मतलब छोटा कितना, नैनो पार्टिकल, मतलब 10⁻⁹ के बराबर होता है। तो कार्बन का नैनो रूप क्या कहलाता है, ग्रेफीन कहलाता है। तो इस बात को आप इसमें याद रखिए। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अतिरिक्त दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो दूसरा जो तत्व होता है मुख्य रूप से कौन सा होता है, हीलियम। क्योंकि
हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर इनको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं और साथ में अपार मात्रा में क्या देते हैं? हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सूर्य के अंदर कौन सी नाभिकीय क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। और सूर्य को ही हम हाइड्रोजन बम के नाम से भी जानते हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा सबसे ज्यादा तत्व कौन सा मिलता है? हीलियम मिलता है। तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सामान्य जो अग्निशामक होते हैं, जब आग लग जाती है तो इनको हम यूज करते हैं, फायर एग्जस्टर। तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो पहले तो यही वाले प्रश्न बनते हैं। तो गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भरी होती है तो ये कौन सी अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? जो धुआं निकलता है बाहर, वो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन कौन सी चीजें इसके अंदर रिएक्ट करती हैं जिससे ये बनना शुरू होता है? तो वह कौन क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दो चीजें आती इसमें आती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में इसमें रिएक्ट करता है कौन? डाइल्यूट H2SO4, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया इसको हो जाएगा NaHCO3। ये क्या हो जाएगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसमें क्या मिला देंगे? तनु H2SO4। तो ये क्या बना के देगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के देगा। किसमें? जो नॉर्मल हमारा फायर एग्जॉस्टर होता है उसके अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है इसी में कि पीने के पानी को प्यूरिफाई करने के लिए या शुद्ध करने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें एक सिंपल सी गैस होती है, इसका प्रयोग करते हैं, नाम है क्लोरीन, कैपिटल CL। याद रखिए आप इसमें। अगला प्रश्न है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वॉट। जिसे आप क्या लेते हैं? WA लिखते हैं। ये क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है। दूसरा प्रश्न है इसी में कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो क्लास 8th में आपने सोलर कुकर देखा होगा, जिसमें सूर्य की किरणों की सहायता से भोजन को पकाया जाता है। तो उसमें एक दर्पण लगा होता है जिसका नाम होता है अवतल दर्पण, जिसे आप बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का प्रयोग हम किस में करते हैं? सोलर कुकर में भोजन को पकाने के लिए करते हैं। और इसी का एक और नाम होता है अभिसारी दर्पण। तो दोनों नाम आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है। अभिसारी दर्पण बोलो या फिर अवतल दर्पण, दोनों का एक ही नाम होता है। अगला प्रश्न है यदि वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, यदि आपके पास एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो आपसे वो जानना चाह रहा है कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बेसिकली जो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है स्मॉल f बराबर क्या होता है? त्रिज्या का कितना होता है? आधा होता है। जो भी हमें रेडियस दी है उसको आप आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाती है? उसकी फोकस दूरी। तो स्मॉल f इज इक्वल टू 15 बटे क्या कर देंगे आप? 2। तो आंसर आ जाएगा 7.5। और पीछे क्या लिख देंगे आप इसमें? सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि का तारत्व निर्भर होता है। तो पहले हम इसके आंसर लिख देते हैं, फिर हम इसको जानते हैं कि ये होता क्या है। ये डिपेंड करता है ध्वनि की तरंग की आवृत्ति के ऊपर। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। तारत्व क्या होता है? ध्वनि का ऐसा गुण जिससे हमें ध्वनि पतली या क्या होती है? मोटी सुनाई पड़ती है, उसी को हम ध्वनि का तारत्व कहते हैं। और ये पूरी चीज पतला या मोटापन हमारी आवाज का किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारी आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए। तो ये एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है केपलर। तो इन वैज्ञानिक का नाम ही आपको याद करना है। जैसे यदि पूछे कि गति के नियम कौन ने बताए तो हम लिखते हैं न्यूटन ने। और यदि पूछे कि ग्रहों की गति के नियम किसने बताए तो आप आंसर क्या करेंगे? केपलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक कम समय का मापन होता है।
तो अत्यधिक कम समय को मापने के लिए हम परमाणु घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा एटॉमिक वॉल घड़ी। ठीक है, तो इसको आपको इसमें सॉरी एटॉमिक वॉच, परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? ओम होता है, और इसका संकेत होता है इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद है कि वायुमंडलीय दाब का मान पृथ्वी पर सबसे ज्यादा किस स्थान पर होता है? तो ये स्थान कौन सा होता है हमारा? समुद्री तल, जो सी लेवल होता है इसके ऊपर वायुमंडल का जो दबाव होता है वह सर्वाधिक लगता है। तो इस बात को आप इसमें याद रखेंगे। अगला है, अवरक्त लाल तरंग की खोज किसने की? तो अवरक्त लाल तरंग की खोज का श्रेय जाता है विलियम हर्शेल को। किसको जाता है? विलियम हर्शेल को। तो इसको आप इसमें याद रखिए। अभी प्रारंभ में एक क्वेश्चन आया था एक्सरे का, तो वो खोजा गया था किसने? बैकुलर ने, और हर्शेल ने किसको खोजा है? अवरक्त लाल रंग की तरंग को। अगला है, ऊष्मा का प्रवाह सदैव होता है। तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च तापमान से लेके कहाँ होता है? निम्न तापमान की ओर, निम्न तापमान की ओर। और जब तापमान पूरे निकाय का एक जैसा हो जाता है तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण या जो प्रवाह होता है वह रुक जाता है। ठीक है, आगे है इसी में कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है क्या? टेस्ला। तो इस बात को भी आप इसमें याद रखेंगे। आगे है, एंटी एसिड के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो एंटी एसिड के रूप में हम यूज करते हैं MgOH का होल ट्वाइस, जिसे आप बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम बोलते हैं क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका रंग होता है दूध के समान सफेद, इसलिए इसको बोलते हैं अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इतना आप इसमें याद रखेंगे। अगला है कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा आप लोगों को, चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, फिर से पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो पहले तो ग्लूकोज का आप लिखें सूत्र C6H12O6। तो इसमें आप बताएं मुझे कार्बन की संख्या कितनी है? 6, अनुपात लगा लें। हाइड्रोजन कितना है? 12, फिर अनुपात लगा लें। ऑक्सीजन कितना है? 6। इन सबको कर दो आप सिंप्लीफाई, 1:2:1। तो ये इसका क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न कि प्राथमिक रंगों के नाम हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप इनको पढ़ लो। ट्रिक क्या है? नहला, ना से नीला, हा से हरा, ला से लाल। तो इन 3 रंगों को हम एक साथ क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित पटवारी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। और आज से आपकी जो प्रतिदिन क्लास रहेगी इसी प्रकार से चलेगी। अब हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा कम पढ़ेंगे और प्रश्नों पर ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए समय बहुत कम बचा है। तो जितना अधिक होगा उतने ज़्यादा हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।